सोनाक्षी और अमित की शादी को अभी सप्ताह भर भी नहीं गुजरा था कि उसके लौटने का वक्त आ गया। उसे आज ही चेन्नई के लिए निकलना था। वह चेन्नई की एक आईटी कंपनी में कार्यरत था। वही सोनाक्षी अभी अमित को ठीक से देख भी नहीं पाई थी। देखती भी कैसे? पूरा घर नाते रिश्तेदारों से जो भरा हुआ था। हर दिन कोई ना कोई रस्म अभी जारी थी, जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर इतनी भीड़ भाड़ और शोर शराबे के बीच भला सोनाक्षी कैसे अमित से अपने मन की बात कह पाती? कैसे कहती कि मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, या मैं भी तुम्हारे संग चलूंगी। उधर अमित भी सारा दिन दोस्त यारों में घिरा रहता। रात को कमरे में आता भी तो सोनाक्षी उसके गंभीर स्वभाव और संकोचवश कुछ न कह पाती। वह अमित से पूछना चाहती थी उसने ज्यादा दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ली, लेकिन पूछ न सकी। वैसे तो अमित और सोनाक्षी का मधुर मिलन हो चुका था, लेकिन अब भी दोनों के बीच एक लंबा फासला था, जो सोनाक्षी के लिए अकेले तय कर पाना संभव नहीं था। हमारे यहाँ की अरेंज मैरिज में यह सबसे बड़ी खासियत है, या विडम्बना मालूम नहीं। दिल मिले ना मिले, लेकिन शरीर जरूर मिल जाते हैं। वैसे सोनाक्षी अमित को उसी दिन से दिल ही दिल में चाहने लगी थी, जिस दिन से उसकी और अमित की शादी तय हुई थी। कॉलेज में यह बात सभी जानने लगे थे, यहाँ तक कि सोनाक्षी के स्टूडेंट भी कई बार उसे अमित के नाम से छेड़ने लगते। सोनाक्षी गर्ल्स कॉलेज के हिंदी विभाग में हिंदी साहित्य के असिस्टेंट प्रोफेसर थी। अमित कुछ कहे बगैर और सोनाक्षी से मिले बगैर ही चला गया। इतने भरे पूरे और चहल पहल वाले घर में भी सोनाक्षी स्वयं को अकेला महसूस करने लगी। वह अमित के फ़ोन का इंतजार करते रहती। अमित का फ़ोन भी आया, परंतु बाबूजी के मोबाइल पर सबने उससे बातें की, बस सोनाक्षी रह गई। सासू माँ ने केवल इतना बताया कि अमित कुशलतापूर्वक चेन्नई पहुंच गया है। यह सुन सोनाक्षी चुप रही। दिन बीतते गए। सोनाक्षी यहाँ बिजनौर उत्तर प्रदेश में और अमित वहाँ चेन्नई में। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहने लगे, लेकिन सोनाक्षी को हरदम अमित से उसकी यह दूरी खलने लगी। वह उससे मिलने और बातें करने को बेताब रहती, किंतु सोनाक्षी के मोबाइल पर अमित कभी फ़ोन नहीं करता। जब भी वह फ़ोन करता बाबूजी या सासू माँ को ही करता। यदा कदा सासू माँ सोनाक्षी को फ़ोन थमा देती, लेकिन सबके सामने सोनाक्षी कुछ कह ही नहीं पाती। यह देख सासू माँ और बाबूजी वहाँ से हट जाते। उसके बाद भी अमित उससे कभी प्यार भरे दो शब्द नहीं कहता, और सोनाक्षी के मन में हिलोरे मार रहे प्रेम का सागर थम जाता। अमित का यह व्यवहार सोनाक्षी की समझ से परे था। सोनाक्षी अपनी ओर से पहल करती हुई जब कभी भी अमित को फ़ोन करती तो वह फ़ोन नहीं उठाता। भूले भटके कभी फ़ोन उठा भी लेता तो कहता, मैं मीटिंग में हूँ, अभी बिजी हूँ। और कभी कभी तो वह सोनाक्षी को बुरी तरह से झिड़क भी देता। इन सब बातों की वजह से सोनाक्षी के मन में उमड़ते घुमड़ते मनोभाव उसे चिंतित होने पर मजबूर करते। वह सोचती कोई भला इतना व्यस्त कैसे हो सकता है कि उसके पास अपनी नई नवेली पत्नी से बात करने तक का भी वक्त न हो। एक दिन तो हद ही हो गई, जब सासू माँ ने कहा, देखो बहू, तुम बार बार अमित को फ़ोन करके उसे परेशान न किया करो, वहाँ वो काम करेगा या तुमसे प्रेमालाप। ऐसा सुनते ही सोनाक्षी तिल मिला उठी, और उस दिन के उपरांत वह फिर दोबारा कभी अमित को फ़ोन नहीं की। इन्हीं सब हालात के बीच हिचकोले खाती कॉलेज और गृहस्थी की गाड़ी चलती रही। अमित अपनी मर्जी से 2-4 महीने में आता, 1-2 दिन रुकता और फिर वापस चला जाता। कभी सोनाक्षी संग चलने की इच्छा जाहिर भी करती तो वह यह कहकर मना कर देता कि तुम साथ चलोगी तो यहाँ माँ बाबूजी अकेले हो जाएंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा, और तुम्हारे कॉलेज से भी तुम्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी। उसके आगे फिर सोनाक्षी कुछ नहीं कहती। सोनाक्षी अपनी नाकाम हो रही शादी को बचाने के लिए परिस्थितियों से समझौते करने लगी। उसका अधूरापन ही अब उसकी नियति बन गई। एक ही शहर में ससुराल और मायका होने के कारण छुट्टी वाले दिन कभी कभी सोनाक्षी अपना अकेलापन दूर करने मायके चली जाती। माँ से जब भी वह अमित के बारे में कुछ कहती तो माँ उल्टा उसे ही समझाइश देने लगती। कहती, अब जो है अमित है और तुझे अपनी जिंदगी उसी के साथ ही गुजारनी है, इसलिए वह बेकार की बातों पर ध्यान न दे, पूजा पाठ करे, व्रत करे, भगवान में ध्यान लगाए, इसी में उसकी भलाई है और दोनों परिवारों का मान है। माँ से यह सब सुन सोनाक्षी मन महसूस कर रह जाती। शादी के 2 साल बाद सोनाक्षी की गोद हरी हो गई और उसने रोहित को जन्म दिया, जिसने सोनाक्षी की जिंदगी के खालीपन को नई उमंगों से भर दिया। और सोनाक्षी मुस्कुरा उठी। उसने 6 महीने का कॉलेज से मातृत्व अवकाश भी ले लिया, लेकिन अमित में अभी कोई बदलाव नहीं था। कुछ सालों के बाद सोनाक्षी को कॉलेज की ओर से चेन्नई में आयोजित हो रहे सेमिनार में मुख्य प्रवक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया।
शादी के इतने साल बाद ही सही कुछ दिनों के लिए तो उसे अमित के साथ स्वतंत्र रूप से रहने को मिलेगा। यह सोचकर वह मन ही मन पुलकित हो उठी। आंखों में प्रेम संजोए धड़कते दिल से अमित को इत्तला किए बगैर रोहित के संग वह चेन्नई जा पहुंची। और जैसे उसने डोरबेल बजाई अचानक मोबाइल का रिंग बज उठा, जिससे सोनाक्षी की तंद्रा भंग हुई और वह वर्तमान में लौट आई। रोहित का फोन था। फोन उठाते ही रोहित बोला, मम्मी अब तैयार रहिए, बस मैं कुछ ही देर में वहाँ पहुँच रहा हूँ। रोहित के फोन रखते ही सोनाक्षी अपना मोबाइल एक और रखती हुई होंठों पर हल्की सी मुस्कान और नम आंखों के संग वही बिस्तर पर बैठी रही। उसे ऐसा लगा मानो उसने जिंदगी की सबसे अहम जंग जीत ली हो। यह उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष का नतीजा था कि रोहित यूपीएससी उत्तीर्ण कर आईपीएस अधिकारी बन गया। वह उस मुकाम पर पहुंच गया जहां वह सदा से उसे देखना चाहती थी। सोनाक्षी के नैनों के समक्ष दोबारा एक कर फिर अतीत के पन्ने उजागर होने लगे। उसे वह कठिन वक्त स्मरण हो आया जब रोहित को लेकर वह अमित के पास चेन्नई पहुंची। वहां पहुंचने पर उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और इतने सालों का विश्वास क्षण भर में चूर चूर हो गया। अमित की जहां अपनी एक अलग ही दुनिया थी, जहां सोनाक्षी और रोहित के लिए कोई स्थान नहीं था। सोनाक्षी बोझिल मन से सेमिनार अटेंड कर बिजनौर लौट आई, लेकिन वह ससुराल न जा अपने मायके आ गई। वह जिंदगी के इस दोराहे पर खड़ी थी जहां एक और उसका आत्मसम्मान था और दूसरी ओर पूरे समाज के बनाए झूठे खोखले आदर्श, जिसे सोनाक्षी के अपने ही लोग मान सम्मान का जामा पहनाए उसे स्त्री धर्म और माँ के कर्तव्य का पाठ पढ़ा रहे थे। विषम परिस्थिति में सबने उसका साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसके अपने जिसने उसका खून का रिश्ता था उन लोगों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। जिस घर में उसने जन्म लिया, जहां वह खेल कूद कर बड़ी हुई, आज वही घर उसके लिए पराया हो गया था। सोनाक्षी के पापा आराम कुर्सी पर आंखों पर ऐनक चढ़ाए दोनों हाथों को बांधे सिर झुकाए चुपचाप शांत भाव से बैठे सब देख सुन रहे थे और माँ उन्हें उल्हाना दिए जा रही थी। और पढ़ाओ बेटी को, सुनो क्या कह रही है वह, अपने ससुराल में अब वो नहीं रहेगी। अब क्यों भूत बने बैठे हो, नाक कटाने पर आमदा है तुम्हारी लाडली, उसे कुछ कहते क्यों नहीं। पूरा घर सोनाक्षी को यह समझाने में लगा हुआ था कि परिवार को सहेजना और बनाए रखना हर नारी का परम धर्म है। स्त्री की पहचान और उसके बच्चे का उज्जवल भविष्य पति के संग हर परिस्थिति में समझौता करने में है। उसी नारी की मान और पूछ होती है जो अपने घर की दहलीज मृत्यु के उपरांत लांघती है। परंतु सोनाक्षी ने तो जैसे हटी पकड़ ली थी कि वह अब ससुराल में किसी भी हाल में नहीं रहेगी। सोनाक्षी की सासू माँ अपनी भौवें मटकाती और हाथ नचाती हुई बोली, औरत जात को इतना घमंड शोभा नहीं देता। और कौन सा अमित ने उस औरत के संग ब्याह रचा लिया है, साथी तो रह रहा है ना, तो क्या हुआ, मर्द ऐसा करते हैं। यहाँ तुझे किस बात की कमी है, तुम यहाँ हमारे साथ रहो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और समाज में भी मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। अमित को अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था। वह पिता के रूप में रोहित का सारा खर्च उठाने को तैयार था, लेकिन वह अभी भी यही चाहता था कि सोनाक्षी पहले की तरह उसके घर में उसके माता पिता के साथ रहे, उनकी सेवा करे, जिससे समाज में उनका मान बना रहे। लेकिन इस बार सोनाक्षी यह ठान चुकी थी कि वह किसी की नहीं सुनेगी, केवल अपने मन का ही करेगी। सोनाक्षी न ससुराल लौटी और न ही अपने मायके में रही, उसने अकेले ही रोहित की परवरिश की। सोनाक्षी पूर्ण रूप से अतीत में डूब चुकी थी। तभी डोरबेल बजी। सोनाक्षी के दरवाजा खोलते ही रोहित सोनाक्षी से लिपटते हुए बोला, डियर मम्मा, ये क्या है, आप अभी तैयार तक नहीं हुई, हमें बस थोड़ी देर में निकलना है। सोनाक्षी मुस्कुराती हुई बोली, बस अभी तैयार होती हूँ आईपीएस साहब। रोहित की पोस्टिंग लखनऊ हो गई थी और वह चाहता था कि उसकी माँ सोनाक्षी उसके साथ ही रहे। तभी रोहित का मोबाइल बजा। फोन उसके पिता अमित का था। रोहित के फोन रिसीव करते अमित करुणा और याचना भरे शब्दों में कहने लगा, बेटा अब मेरी सेहत ठीक नहीं रहती है, मैं अक्सर बीमार रहने लगा हूँ और अब बहुत अकेला भी हो गया हूँ, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। रोहित बोला, पापा आप चिंता न करें, आपकी दवाओं का सारा खर्च मैं उठा लूँगा, आपकी देखभाल के लिए पूरी व्यवस्था कर दूँगा, लेकिन अब हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकते, आप हमारे साथ नहीं रह सकते। कहते हुए रोहित ने फ़ोन सोनाक्षी को थमा दिया। सोनाक्षी के फ़ोन पर आते अमित बोला, सोनाक्षी अब भी हम पति पत्नी हैं, हमारे बीच तलाक नहीं हुआ है। अमित के ऐसा कहने पर सोनाक्षी लंबी सांस लेती हुई बोली, कानूनी तौर पर भले हमारा रिश्ता टूटा नहीं है, अब भी हम पति पत्नी हैं, किंतु मानसिक रूप से तो यह रिश्ता कब का टूट चुका है। मैं तो काफ़ी पहले इस रिश्ते को तिलांजलि और तुम्हारा परित्याग कर चुकी हूँ, अब इसे जोड़ पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं।
दोस्तों, इस कहानी के संदर्भ में आपके जो विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारी चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।